रात के खाने के बाद विशाल अपने पापा के पास जो एक किताब पढ़ रहे थे आकर बैठता है। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? रमेश जी ने अपने 30 वर्षीय बेटे से पूछा। पापा, अब हमें कार खरीद लेनी चाहिए। परिवार बढ़ रहा है, घर में कार आने से आसानी हो जाएगी। विशाल बोला, पर कार खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? रमेश जी बोले, पापा, अपने संयुक्त परिवार को देखते हुए 7 सीटर गाड़ी तो लेनी ही होगी। मैं और भैया पैसा मिलाकर डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट कर लेंगे, बाकी मैं लोन ले लूँगा। विशाल बोला। रमेश जी ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। अगले दिन दोपहर 2 बजे विशाल खाना खाने के लिए घर आता है। आते ही वह अपने पिता से सवाल करता है, पापा, आपने हमारे जॉइंट अकाउंट में से 2 लाख रुपए निकाले, इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी? विशाल ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये रुपए मैंने कोई अपने ऊपर खर्च नहीं किए हैं। तुम्हारी छोटी बहन विद्या की गोद भराई में जो उसे गहने कपड़े दिए थे उसी का बिल चुकाया है। रमेश जी ने कहा। विद्या को सोने का पेंडेंट सेट, उसके पति को सोने की अंगूठी, सास को झुमके, इन सब का बिल 1.5 लाख हुआ था। बाकी साड़ियाँ लिफाफे भी करने पड़े। रमेश जी बोले, पर हमारे बीच तो केवल विद्या को पेंडेंट सेट, जीजा जी को 5,000 रुपये नगद और उसकी सास और जेठानी को साड़ी, ससुर जी और जेठ को चांदी का सिक्का देने की बात हुई थी। यह अंगूठी और झुमके देने की बात तो नहीं हुई थी। और आपने या माँ ने गोद भराई में जाते वक्त हमें दिखाया तक नहीं। कुछ माँ के साथ बड़े भैया भाभी भी गए थे विद्या की गोद भराई में। हम तो साथ गए नहीं थे। कम से कम मुझे जानकारी तो दे देते। मैं कब से गाड़ी खरीदने के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ। एक एक पॉलिसी बेचने में एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, तब जाकर 2 पैसे कमीशन के मिलते हैं। मैं ये सब हमारी सुविधा के लिए कर रहा हूँ, ताकि सब आराम से रहे। विशाल ने धीरे से कहा, यह केवल आज की बात नहीं थी। 6 साल से जब से विशाल इंश्योरेंस की फील्ड में आया, कमाने लगा, तब से उसके पिता उसके पैसों पर अपना पूरा कंट्रोल रखते। उन्होंने शुरू से ही बेटे के साथ अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। इससे 2 साल पहले विशाल ने जब थोड़े पैसे जमा किए तो उसके पिता ने उसको बिना जानकारी दिए ही 1 लाख रुपए अपनी बड़ी बेटी को भेज दिए, क्योंकि वह अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने पति के साथ किराए के मकान में अलग हो गई थी। रमेश जी का संयुक्त परिवार था। पत्नी आशा, 2 बेटे, 2 बेटियां। दोनों बेटियों की शादी भी हो चुकी है। बड़ा बेटा संजय, उसकी पत्नी माया और उनका एक बेटा युग। बड़ा बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, तनख्वाह सामान्य ही है। वह नाम मात्र के पैसे घर खर्च के लिए अपने पिता को देता था। छोटा बेटा विशाल, जो मेहनती इंश्योरेंस एजेंट है, और उसकी पत्नी कविता प्राइमरी स्कूल टीचर है। विशाल की पत्नी कविता मां बनने वाली थी, इसलिए विशाल चाहता था कि घर में गाड़ी आ जाए, जिससे सबको सुविधा हो सके। पर इस बार भी उसके पिता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। जबकि रमेश जी स्वयं भी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, लेकिन फिर भी छोटे बेटे विशाल की कमाई से ही छोटी बेटी की शादी हुई। और खुद विशाल की भी। इधर रमेश जी अपने बेटे विशाल की कमाई पर तो पूरा हक समझते थे, साथ ही साथ उसकी पत्नी कविता की सैलरी पर भी हक जमाना चाहते थे। बहू, तुम अपनी सास के साथ अपना जॉइंट में नया बैंक अकाउंट खुलवा लो। आखिर तुम इस घर की बहू हो, हमारे प्रति तुम्हारे भी कुछ फर्ज हैं। रमेश जी बोले, पापा जी, मैं अपने फर्ज बखूबी समझती हूँ, तभी तो नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बराबर से निभाती हूँ। स्कूल जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर अपने हिस्से का काम करके जाती हूँ। शाम को फिर रसोई के काम संभालती हूँ। सबको आदर सम्मान देती हूँ। सबके जन्मदिन एनिवर्सरी पर अपनी तरफ से अच्छा सा तोहफा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, अपने खर्च स्वयं उठाती हूँ। घर में अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक जरूरत होगी तो मैं जरूर सहयोग करूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी 8-10 हज़ार की तनख्वाह में मुझे किसी के साथ जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए।
कविता ने अपने ससुर जी से अच्छे लहजे में लेकिन साफ रूप से बात की। यह बात रमेश जी को पसंद नहीं आई। कविता की मां ने कविता की गोद भराई की रस्म में उसे सोने के कान के झुमके, चांदी की पायल, 5-5 साड़ियाँ दी। साथ ही साथ उसकी सास को साड़ी, जेठानी को साड़ी और अपने दामाद विशाल को 3100 रुपये सूट का कपड़ा दिया। ससुर जी और जेठ जी को 1100 रुपये दिए। उनके हिसाब से ये अच्छा शगुन था, क्योंकि बच्चा लेकर जब कविता मायके आएगी तब भी उन्हें शगुन में काफ़ी कुछ करना होगा। कविता के मायके वालों के जाते ही उसकी सास आशा जी जोर से बोली, ये क्या देकर गए हैं तुम्हारे मायके वाले? सब रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दी। अरे नाना नानी बनने वाले हैं, वे कुछ ढंग का तो देकर जाते। मम्मी जी, आपको तो पहले से ही हमारी हैसियत का पता था। 3 साल में 2 बेटियों की शादी की है। मेरे माँ पापा ने वह पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। कर्ज भी काफ़ी है उनके सिर पर। पापा की छोटी सी नौकरी है, तो वह कहाँ से इतना कुछ लेकर आते? फिर भी उन्होंने जो दिया वही बहुत है मेरे लिए। कविता ने कहा, अरे इससे कहीं ज़्यादा तो मैंने अपनी बेटी को दिया था जब उसकी गोद भराई की रस्म थी। बेटी के ससुर जेठ तक को कितना कुछ दिया था, और यहाँ तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे ससुर और जेठ को 1100 रुपये का लिफाफा पकड़ा दिया। कम से कम 5000 रुपये तो देने थे। हमारी तो मती मारी गई थी जो तुझ जैसी गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर ले आए। आशा जी ने बोलने में आज सारी मर्यादा लांघ दी थी। सास के कटु वचन सुन कविता की आंखों में आंसू आ गए। घर में जब भी कोई फंक्शन होता उसे इसी तरह उसके मायके के नाम पर अपमानित किया जाता। आखिर उसका मायका उसके ससुराल से कमजोर जो था। कविता ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, आप जो कुछ भी अपनी बेटियों को देती हैं वह अपने बेटों के दम पर देती हैं। बेटे कमाते हैं इसलिए आप बेटियों को खुले हाथ से दे पाती हैं, पर मेरे मायके में केवल मेरे पापा कमाने वाले हैं। उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए लेने देने के मामले में मेरे पापा को आप लोगों की बराबरी करने को ना कहा कीजिए। विशाल और कविता अपने भविष्य को संवारने में बहुत मेहनत करते थे। वहीं दूसरी ओर विशाल के बड़े भाइयों को अपना जीवन स्तर बेहतर करने में कोई रुचि नहीं थी। वह घर खर्च के नाम पर पिता को थोड़े पैसे देता, 10 से 5 की आरामदायक नौकरी करता, बेहतर ऑप्शन तलाश करने की कोशिश ही नहीं करता, पर अपने पहनने ओढ़ने और दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने में सैलरी का काफ़ी भाग खर्च कर देता। उसकी पत्नी भी एक नंबर की कामचोर थी। वह पढ़ी लिखी थी, चाहती तो ट्यूशन पढ़ाकर या जॉब करके अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकती थी, मगर उसे भी आराम की जिंदगी ही पसंद थी। देवरानी के आने के बाद तो उसका काम काफ़ी हल्का हो गया था। डिलीवरी का खर्च बचाने के लिए आशा जी ने कविता को उसके मायके भेज दिया। ठीक समय पर कविता ने एक स्वस्थ सुंदर बेटी को जन्म दिया। इस बार बेटी होने की खुशी में विशाल ने कहा, पापा, घर में लक्ष्मी आने की खुशी में मैं अपने कुछ दोस्तों सहकर्मियों को परिवार सहित होटल में पार्टी देना चाहता हूं, क्योंकि घर में हम इतने लोगों की व्यवस्था सही से नहीं कर पाएंगे। विशाल ने कहा, बेटी ही तो हुई है, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? तुम्हारे भाई के यहाँ बेटा हुआ था तब तो हमने कोई पार्टी नहीं रखी थी, फिर अब क्यों इस बार? माँ आशा जी बोली, माँ, कोई खुश हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी पाकर मेरे दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। भैया ने बेटा होने पर खुशी क्यों नहीं मनाई ये मैं नहीं जानता, पर मैं बेटी का स्वागत अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। विशाल बोला, पर इसमें तो काफ़ी खर्च हो जाएगा। रमेश जी बोले, पापा, क्या मैं अपनी कमाई से अपनी खुशी के लिए इतना खर्च भी नहीं कर सकता? विशाल इतना बोलकर निराश होकर अपने कमरे में चला गया। विशाल ने होटल में पार्टी रखी। परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों को मिलाकर करीब 60 से 70 लोग हो गए थे। 30 से 35 हज़ार का खर्चा आया।
अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटकर विशाल बहुत खुश था। लेकिन विशाल का कुछ नया करना उसके माता पिता को पसंद नहीं आता था। पिता की बेटे के पैसों को अपने कंट्रोल में रखने की प्रवृत्ति बाप बेटे के बीच दीवार खड़ी कर रही थी। कुछ समय बाद विशाल ने कार खरीदने की बात फिर से घर पर रखी। पापा, कार खरीदना अब हमारी ज़रूरत बन चुका है। हम चलते हैं ना शोरूम कार का मॉडल देखने। हमारे बजट अनुसार जो कार उपयोगी रहेगी वह फाइनल कर लेंगे, विशाल ने कहा। पर कार खरीदने से हर महीने लोन की किस्त भरनी पड़ेगी, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा और फिर इसका मेंटेनेंस का भी खर्चा। सबके पास अपनी टू व्हीलर तो है, काम तो चल रहा है ना, रमेश जी बोले। पापा, हम कमा ही क्यों रहे हैं, केवल बचत करने के लिए नहीं बल्कि उन पैसों का सदुपयोग कर जिंदगी आसान बनाने के लिए भी। पापा, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है, विशाल ने कहा। जैसा तुमको ठीक लगे, अब तुमने मन बना ही लिया है तो क्या कह सकते हैं। पर हम लोग नहीं आएंगे शोरूम साथ, तुम्हारे अपनी पत्नी को ले जाना साथ, रमेश जी बोले। संस्कारी विशाल फिर मन मसोर कर रह गया। कुछ समय बाद नवरात्रि का त्यौहार आया। विशाल ने 5,000 रुपये सोसाइटी के भंडारे के कार्यक्रम में अपने पिता के नाम से दे दिए। रमेश जी ने इस बात पर भी हंगामा कर दिया। आजकल बहुत मनमानी करने लगे हो, किसी बात के लिए पूछना भी जरूरी नहीं समझते। अपनी कमाई का बहुत घमंड आ गया है, तुम्हें इसमें घमंड की क्या बात है। पापा, कल सोसाइटी की मीटिंग थी, आप और भैया तो गए नहीं थे। सब भंडारे में अपना योगदान लिखवा रहे थे। इस वर्ष हमारे घर में खुशियाँ आई है, मेरी बेटी हुई है, मेरा काम बढ़ा है, भैया का बेटा चिंटू स्कूल जाने लगा है, बहन के यहाँ भी बेटा हुआ है। ये सब सोचकर भगवान को धन्यवाद देने के लिए मैंने 5,000 रुपये आपके नाम से लिखवा दिए। इसमें इतना मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है, विशाल ने कहा। पिता की कंजूस प्रवृत्ति के कारण विशाल और रमेश जी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आज भी विशाल बेटा होने का अपना फर्ज भूला नहीं था। विशाल की मां को वैष्णो देवी जाने की बहुत इच्छा थी। विशाल ने एक ट्रैवल एजेंट के सहयोग से अपने माता पिता की जाने की सारी व्यवस्था करवा दी। कुछ समय बाद कविता के मायके से उसकी मां का फोन आता है। कविता, तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। हो सके तो तुम दामाद जी के साथ जल्द से जल्द आ जाओ। विशाल और कविता 6 घंटे का सफ़र तय कर कविता के मायके पहुंचते हैं। विशाल ने एक दामाद होने का पूरा फर्ज निभाया। हॉस्पिटल का सारा बिल परिस्थिति देखते हुए उसने खुद भरा। तभी रमेश जी का फ़ोन विशाल के पास पहुंचता है। विशाल, तुमने अपने अकाउंट से बिल क्यों भरा? समधन जी के पास भी तो कुछ पैसे होंगे। कविता के चाचा भी उसी शहर में रहते हैं, तो उनसे कहते या बहू को कहते, वह दे देती। उसकी छोटी बहन और उसका पति भी तो आया था, वह पैसे दे देते। तुम कोई दानवीर कण हो जो पैसे लुटाते फिरते हो, रमेश जी ने कहा। ऐसे कठिन समय में पिता की भी चुभने वाली बात विशाल को बहुत बुरी लगी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। पापा, कविता के पिता भी मेरे पिता समान हैं। मेरा भी उनके प्रति कुछ फर्ज है। जिस प्रकार कविता आप लोगों की सेवा करती है, वैसे ही ज़रूरत के समय अगर मैंने थोड़ा सहयोग कर दिया तो क्या हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी सासू माँ ने अपने जेवर बेचकर मेरे लाख मना करने के बावजूद मुझे पैसे वापस कर दिए हैं। पापा, मुझे कुछ फैसले अपने हिसाब से लेने दीजिए, ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए। हर वक्त पैसा पैसा मत कीजिए, मुझे अपनी इच्छा से जीवन जीने दीजिए, विशाल ने कहा। पिता के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण विशाल ने अपने जॉइंट अकाउंट से पिता का नाम हटवा दिया। वह आज भी अपने माता पिता के प्रति सारे फर्ज निभाता है, लेकिन अपने मन को मारकर नहीं। विशाल घर में कार भी ले आया, जिसका उपयोग घर के सभी सदस्य करते हैं। विशाल पिता की तरह कंजूस नहीं था। वह किसी को तकलीफ में देखकर
पिता से छिपाकर उसकी मदद भी कर दिया करता था। दोस्तों, बुजुर्गों को अपना जीवन जी लेने के बाद अपने बच्चों को अपने हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी देनी चाहिए। अगर वह गलत राह पर हो तो उनका मार्गदर्शन जरूर करें, पर उनके जीवन में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। हर वक्त बेटा बहू ही जिम्मेदार नहीं होते। परिवार में तालमेल व एकता बनाए रखने में घर के बड़ों का भी बहुत योगदान होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।